हेलो दोस्तों, मैं लवलेश श्रीवास फिर से आपका एक बार लवलेश मैथ्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, हर एक एग्जाम में इस टाइप से सवाल पूछे जाते हैं और इन सवालों को कैसे बनाया जाए उन तरीकों को हम देखने वाले हैं। तो देखिएगा, पहला सवाल, यदि 8 अंक की संख्या 44, 32, A, 43, B 9 और 5 से विभाज्य है। ठीक है, 9 से भी कटना चाहिए और 5 से भी कटना चाहिए, तो ए और बी का योग क्या होगा ये पूछा गया है। ठीक है भाई, अब इतना तो हमको पता है, यदि कोई संख्या 5 से डिविजिबल है, यदि कोई संख्या 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब इकाई के अंक पर 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। इन्हीं दोनों में से कोई अंक हो सकता है। 9 से तभी कट सकता है कोई अंक जब हम उन सभी अंकों को जोड़ेंगे तो 9 से कट जाए। इसका मतलब ये है, मैं ये तो कह सकता हूं कि भाई यहाँ पर हमारे पास देखोगे, ये 4, ये 3 और ये 2 कितना हो गया, 9 हो गया, मतलब 9 से कट जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि और कोई संख्या है, ऐसा नहीं है। फिर हमारे पास बच गए ये वाला 4 और ये वाला 3, यही 4 4 8 और 3 कितना हो गया, 11। ठीक है भाई, हमारे पास 11 हो गया और 9 से कटना चाहिए, तो हमारे पास तो एक यहाँ पर ए है और एक हो गया हमारे पास बी। इसका मतलब दोस्तों, मैं ये तो कह सकता हूं कि मुझे 7 की जरूरत है। कितने की जरूरत है, 7 की जरूरत है। ठीक है, तो हो सकता है यहां पर मैं कह दूं कि 7 और 5 12 भी हो सकता है हमारे पास, है ना। लेकिन हम कहेंगे हमको 7 की जरूरत है। 7 यदि हम ऐड कर सकते हैं, ऐड कर देंगे, 7 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 18, और 18 होते ही 9 से तो कट ही जाएगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ए को मैं दे देता हूं 7 और बी को दे देते हैं हम यहाँ पर कितना, 0। ठीक है भाई, तो इन दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे फिर तो 7 और 0 का सम किसके बराबर हो जाएगा, 7 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, 7 के बराबर। एक बार और ध्यान समझना, थोड़ा है ना उल्टा पुल्टा हो गया है, देखना ध्यान से। मैंने ये कहा यहाँ पर ध्यान समझना कि भाई यदि कोई संख्या आपके 5 से कटना है, इसका मतलब इकाई के स्थान पर या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। ठीक है, और 9 से कटने का डिविजिबिलिटी ये है कि सभी संख्याओं का योग 9 से कटना चाहिए। तो हम देखेंगे ये वाला 4 3 और 2 9 होता है, ये तो कट ही जाएगा, क्लियर है। अब हमारे पास ये 4 बच गया, ये वाला 4 और ये वाला 3 बच गया। 4 4 8 और 3 कितना हो गया, 11। हमारे पास 11 हो गया है। ठीक है, ए और बी का मान ऐसे पुट करना है कि टोटल 18 हो जाए तो काम आसान हो जाएगा। तो हम कहेंगे 18 होने के लिए हमको 7 जोड़ना पड़ेगा, और 7 जोड़ना पड़ेगा तभी जाकर ये कितना होगा, 18 होगा। अब इतना तो है कि बी के स्थान पर 0 आ सकता है या तो 5 आ सकता है। यदि यहाँ पर 5 रखता हूं तो यहाँ पर मुझे 2 रखना पड़ेगा, या तो यहाँ पर 0 रखता हूं तो मैंने कहा यदि मैं यहाँ पर 2 रखता हूं और बी की जगह 5 रखता हूं तो भी कटेगा 5 से। यदि यहाँ पर मैं 7 रख देता हूँ, यहाँ पर 0 रख देता हूँ तो भी कटेगा। तो दोनों केस में आप देख पाओगे कि ए और बी का सम की यदि हम बात करें, ए और बी के योग की बात करें, तो ए और बी का योग कितना हो जाएगा दोनों केस में, तो आप देख पाओगे दोनों केस में यहाँ पर भी आपको 7 देखने को और यहाँ पर भी आपको 7 देखने को मिलेगा। तो उन दोनों संख्याओं ए और बी का योग किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, तो हम कहेंगे भाई 7 के बराबर होना चाहिए। क्लियर है। देखते हैं अगला सवाल, ध्यान समझना मेरी बात। यदि 8 अंक की संख्या 43 A, 53, 25 B 8 और 9 से विभाज्य है, तो ए और बी का योग किसके बराबर होगा पूछा गया है। अब हमको इतना तो पता है कि 9 से कटने के लिए सभी के सभी अंक क्या होने चाहिए भाई, उनको जोड़ने पर 9 से कट जाए, तो 9 से कट सकता है। लेकिन 8 के डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि 3 डिजिट लास्ट के दो, जो 3 डिजिट है ये आपके किससे कटनी चाहिए, 8 से कटनी चाहिए। तो हमारे पास लास्ट में 3 डिजिट क्या है आपके पास, ये 25 और बी है। 25 और बी है, 8 या 24, बच जाएगा 1। मतलब मैं समझ गया कि यहाँ पर 6 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, लास्ट डिजिट कितना आना चाहिए, 6। तब तो होगा भाई ये 256, क्योंकि बी की जगह मुझे रखना है क्या, 6। तो कितना होगा 256, और 256 8 से कटता है और 6 से ज्यादा तो रख नहीं सकते। इसका मतलब बी की वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, तो मैंने कहा बी की वैल्यू यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं 6। ठीक है भाई, अब हम ये देखेंगे 9 के डिविजिबिलिटी वाला, तो 9 से ये है कि सभी अंकों का योग, तो ये हो गया आपके पास 4 3 7, 7 और 2 9 कट जाएगा, है ना। ये हो गया आपके पास 5 3 8। ठीक है, 5 3 कितना हो गया 8, 8 और 5 कितना हो गया 13, 13 और ये वाला 6 भी जोड़ना है, 13 और 6 कितना हो गया, तो आप कहोगे 19 हो गया।
और 19 में क्या जोड़े कि अगला जो संख्या वो 9 से कट जाए, तो आप कहोगे फिर तो हम मुझे 8 जोड़ना पड़ेगा तब जाके आ जाएगा कितना 27, और ये 27 किससे करते हैं 9 से। इसका मतलब यहाँ पर ए की वैल्यू में कितना रख दूंगा 8 रखना पड़ेगा। कितना 8 रखना पड़ेगा। तो हम ये चीज देख चुके कि ए का मान 8 और बी का मान कितना हो गया 6, तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप कहोगे भी 14 हो जाएगा, और यही हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। आगे भी समझ में देखते हैं अगला सवाल, ध्यान समझना। यदि संख्या 62, 78, 3 x, y, 8 और 5 दोनों से भी भाज्य है तो x और y का न्यूनतम संभव मान क्या होगा। न्यूनतम बोला गया है। अब हम एक चीज देखें कि यदि 5 से कोई संख्या काटता है तो इकाई के स्थान पर या तो 0 होना चाहिए और 5 होना चाहिए। तो न्यूनतम बोला गया तो ये मिनिमम है और ये आपके पास मैक्सिमम है। मानते हो आप इस चीज को। तो मैंने कहा फिर तो y की जो वैल्यू होना चाहिए या तो आपके पास 0 हो सकता है या तो 5 हो सकता है, यही y का वैल्यू होना चाहिए। तो हम कहेंगे भाई यहाँ पर y की वैल्यू 2 है, ये ऑप्शन तो होगा नहीं। यहाँ पर y की वैल्यू 0 है, यहाँ पर y की वैल्यू 0 है, यहाँ पर y की वैल्यू 5 है, ये मैक्सिमम है तो ये भी नहीं हो सकता। अब ये होगा। अब 8 से भी कटना चाहिए, तो 8 से कटने के लिए क्या होता है कि भाई लास्ट के 3 डिजिट क्या होते हैं कटना चाहिए 8 से। क्लियर है। तो यदि मैं कहूँ कि ये 3 डिजिट की बात करूँ तो आप कहोगे 3xy है, ठीक है। 3 और y की वैल्यू 0, तो यहाँ पर मुझे 2 पुट करना पड़ेगा तब ये 8 से कट जाएगा। तो x का मान कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे प्यारे भाई ये क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखते हैं अगला सवाल। 80, 36, 42 में कम से कम कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे प्राप्त संख्या 11 का गुणक हो बोला गया, मतलब 11 से कट जाए कुल मिलाकर। ठीक है भाई। अब हमको इतना पता है कि 11 के डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है, तो 11 की भाज्यता का नियम ये कहता है कि सम और विषम स्थानों के अंकों का योग या तो 0 हो उनके अंतर, या तो उनका घटाने पर उनका जो भी रिजल्ट आए वो 11 का मल्टीपल हो। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास संख्या क्या है, तो आप कहोगे 80, 36, 42 सही है। ठीक है। मैंने कहा यहाँ पर सम और विषम स्थान देखेंगे, तो मैंने कहा 8 3 11, 11 और 4 कितना हो गया, आप कहोगे 15 हो गया। ठीक है। उसी प्रकार 0 और 6 6, और 6 और 2 कितना हो जाएगा, तो 6 और 2 का सम होता है आपके पास 8 होता है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि इस साइड यदि 15 है तो इस साइड 15 करने के लिए मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा, तो आप कहोगे 7 ऐड करना पड़ेगा तब जाके 15 होगा। दोनों साइड क्या होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए। इधर 15 हो गया तो मेरे प्यारे भाई साइड भी 15 होनी चाहिए। तो 8 में कितना जोड़ना पड़ेगा मुझे 7 जोड़ना पड़ेगा। मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये हमारा क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। तभी तो जाकर ये होगा ना, ये वाली भी 15 और इसका जोड़ भी 15, तब तो रिजल्ट कितना हो जाएगा आपके पास 0 होगा। क्लियर। तो इस साइड को भी 15 होना है जितना इस साइड है। क्लियर है। देखते हैं अगला सवाल फिर। यदि 14 33 14 33 गुणा 14 22 गुणा 14 25 को 10 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त शेषफल ज्ञात करें। आपको रिमाइंडर ज्ञात करना है। ध्यान समझना। मैंने ये कहा कि इतने बड़े अंक है, इतने बड़े अंक को 10 से भाग देना है। मैं लिख ही देता हूं। हमने देखे कि 14 33 फिर 14 फिर 33 गुणा 14 22 14 22 फिर गुणा दिया गया है 14 25। ठीक है। और इनको भाग किससे देना है, तो मैंने कहा भाई फिर भाग देना है मुझे 10 से। ध्यान समझना मेरी बात। मैं पूरे को भाग नहीं देना चाहता है ना, क्योंकि 10 का एक सिंपल फंडा ये है कि लास्ट को टारगेट करके भाग दिया जाता है, लास्ट के 2 अंक को। 33 से 10 से भाग दूंगा, 10 33, इस पूरे में रिमाइंडर कितना बच जाएगा मैं समझ गया 3 तो बच ही जाएगा। ठीक है भाई। यहाँ पर लास्ट में 22 से 2 अंक 20 मानकर चलेंगे तो 10 दूनी 20 कितना बच जाएगा, पूरे में 2 बच जाएगा शेष। ठीक है। यदि मैं बात करूं यहाँ पर 25 है, भाग देने पर कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे भाई 10 दूनी 20 5 बच जाएगा। क्लियर है भाई यहाँ पर। अब एक चीज बताओ, जब भी किसी 5 का गुणा, या तो इतना करने की जरूरत था ही नहीं मुझे, है ना, इतना करने की क्या जरूरत था भाई। ध्यान समझना मेरी बात। मैं इतना कुछ भी नहीं करना चाहता। एक बार और ध्यान से देखो। हमारे पास अंक है 14 33। ठीक है। फिर 14 33 सही है, गुणा 14 22 14 22,
और फिर गुणा 14 25। मेरे प्यारे दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखना, इसको भाग देना है किससे? 10 से। ठीक है, मैंने ये कहा कि भाई पूरे अंक आपस में गुणा करके 10 से भाग देना और रिमाइंडर निकालना है, शेष भाग। तो मैंने कहा यहाँ पर इकाई अंक पर 5 और यहाँ पर 2। जब भी किसी 5 का गुणा सम संख्या के साथ होता है तो रिजल्ट इकाई के स्थान पर क्या आता है? 0 आता है। भाई यदि हम कहेंगे इधर कितने भी अंक क्यों ना हो, यदि लास्ट इकाई अंक पर 0 है तो ये संख्या इसको पूरी तरीके से क्या कर देगा? काट देगा। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? यहाँ पर हम कहेंगे भाई 0 आएगा। और यही इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो बी होगा मेरे प्यारे दोस्त, ये आपका क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? देखते हैं अगला सवाल। ये रहा, एक संख्या को 7 से गुणा करने पर गुणनफल के सभी अंक 3 आते हैं, तो इस प्रकार की न्यूनतम संख्या क्या होगी बोला गया है। जब भी आप 7 से गुणा करोगे किसी संख्या को तो हर बार आपको 3 ही दिखने को मिलेगा। तो मैंने कहा यदि 3 देखने को मिलेगा तो मैं उसी 3 को लिख लेता हूँ। हो सकता है ये कितने बार भी हो, यही है ना भाई। इसको हम भाग देते हैं 7 से, तो आप कहोगे 7 चौके 28। ध्यान समझना, बच जाएगा कितना? 5। 28 से 5 बच गए, हो गए 53। 7 7 49, 47। कहीं ऑप्शन में सभी जगह 47 है। एक बार और बार बढ़ते हैं, ये हो गए 49। घटाने पर कितना बच जाएगा? तो आप कहोगे फिर तो 4 और फिर उतारेंगे 3, तो 7 छक्के 42 है। कहीं पर 2 जगह यहाँ पर 7 छक्के 42, यहाँ पर एक बार में खत्म हो जाएगा। 7 छक्के 42, बच कितना जाएगा? तो मैंने कहा 1 बच गया, मतलब हो गए 10 और 6 कम 7 एकम 7। तो कितना आना चाहिए दोस्तों? तो हम कहेंगे इतने बार में पूरी तरीके से कट जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे प्यारे भाई, ये आपका यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखिएगा अगला सवाल। दो संख्याओं के योग को अलग अलग दोनों संख्या से गुणा कर दिया जाता है। ध्यान समझने मेरी बात। क्या बोला जाएगा है कि भाई दो संख्याओं के योग को अलग अलग दोनों संख्याओं से गुणा कर दिया जाता है। इस तरह गुणनफल क्रमशः 247 और 114 आता है। तो उन संख्याओं का योगफल आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। ध्यान समझना मेरी बात। मैंने ये कहा कि भाई हमारे पास दो संख्या है, दो संख्या मान लेते हैं ए और क्या है हमारे पास वो बी है। ठीक है, अब इनके योग को है ना अलग अलग, सबसे पहले मैं इनके योग जो है ए प्लस बी को ए के साथ गुणा करना चाहूंगा। तो कितना मिलेगा मुझे? तो बोला गया है कि मिला है यहाँ पर कितना है हमारे पास? 247। ठीक है भाई, 247। फिर हमने इसी योग को बी के साथ यदि गुणा करते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा? तो b के साथ गुणा करने पर यहाँ पर मिल रहा है 114। इसका मतलब मैं एक चीज तो कह सकता हूँ दोस्तों कि इस साइड कॉमन क्या है मेरे पास? a और b दोनों साइड कॉमन है। इसका मतलब इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। 247 और 114 का एचसीएफ क्या होता है? तो देखते ही समझ आ रहा है कि 114 19 से कट रहा है और 19 कम 19 19 या 57। यदि 19 से काटता हूँ तो ये कितने बार में कटेगा? तो आप कहोगे 13 बार में कटेगा। 13 बार में कहता हूँ। ठीक है, ध्यान समझना। 19 से काटने पर 13 बार में और 19 से काटने पर ये 6 बार में कटता है। ठीक है, तो कॉमन एचसीएफ क्या होगा? तो इन दोनों संख्याओं का जो योग होगा a प्लस बी का योग, वो किसके बराबर हो जाएगा? तो मैं समझ गया था कि 19 के बराबर होगा। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो ए होगा मेरे प्यारे दोस्त, ये आपका क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, देखते हैं अगला सवाल। यदि a तथा b विषम संख्या है तो इनमें से कौन सा सम संख्या बोला गया है? हमको ये बोल दिया गया है कि a और b आपस में क्या है? विषम संख्या। आपको एक चीज पता होगा कि दो विषम संख्याओं का सम, दो विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमें से ये भी आपके पास ऑड है और ये भी आपके पास ऑड है। तो दो ऑड नंबर का मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ऑड प्लस ऑड हमेशा क्या बनाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि इवन नंबर बनता है ना। दो विषम संख्याओं का योग हमेशा सम संख्या बनता है और दो विषम संख्याओं का मल्टीपल हमेशा क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए ये भी हमेशा ऑड ही आता है, इवन कभी आ ही नहीं सकता। तो एक चीज तो पता हो गया कि यदि ये दोनों संख्या सम है और इसमें विषम को जोड़ेंगे, और एक चीज और पता होना चाहिए कि ऑड प्लस इवन हमेशा क्या होता है? तो ऑड ही होता है। ठीक है भाई, यदि एक ऑड और एक इवन को जोड़ने पर हमेशा क्या होता है? ऑड ही आता है, इतना पता होना चाहिए। तो भाई ये दोनों सम संख्या और विषम संख्या को जोड़ेंगे तो विषम होगा, सम नहीं होगा। ये दोनों सम संख्या और सम संख्या में एक कम करेंगे तो विषम आएगा, सम नहीं आ सकता।
यहाँ पर एक सम संख्या, ये सम संख्या में एक जोड़ने पर कभी भी सम तो नहीं आएगा, तो क्या होगा आपके पास करेक्ट आंसर। क्योंकि दो टाइम आपके पास ऑड का, ऑड में दो का जैसे ही गुणा करेंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इवेन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ए भी तो इवेन है, लेकिन दो के साथ गुणा होते वो सम हो गया, और सम का रिजल्ट हमेशा क्या होगा, सम ही होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो डी होगा मेरे प्यारे भाई, ये आपका यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिएगा अगला सवाल, यदि x तथा y एक संख्या 34 7 XY के दो अंक इस प्रकार है कि संख्या 80 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो x प्लस y का मान क्या होगा। 80 से विभाजित होने का मतलब है, मैं ये कह सकता हूं कि ये 10 और 8 से तो विभाजित हो ही जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा भाई। इसके मतलब यदि 10 विभाजित हो रहा है, मतलब इकाई के स्थान पर 0 होना एकदम तय है, तो मैं y की वैल्यू तो डायरेक्ट 0 रख ही दूंगा। ठीक है, अब y की वैल्यू 0 हो गया तो हम कहेंगे फिर तो 8 से कटना चाहिए, और 8 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि अंतिम 3 अंक कटना चाहिए, है ना। तो अंतिम 3 अंक हमारे पास 7, x और y की वैल्यू रख दिया हूं 0, तो 8 9 72 होता है, तो 7 2 0 यही होना चाहिए। ठीक है, तो y की जगह अब 0 है, तो x की जगह कितना हो जाएगा 2, और 0 और 2 का योग किसके बराबर होगा मेरे प्यारे भाई, तो आप कहोगे 2 के बराबर। तीन दोनों का योग कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे भाई ऑप्शन नंबर ए जो होगा 2, ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। देखिएगा अगला सवाल, एक धन पूर्णांक संख्या और उसके वर्ग का योग पहली 3 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। कोई भी एक धन पूर्णांक संख्या ले लेते हैं और उसके वर्गों का वर्ग का योग, तो मान लेते हैं धन पूर्णांक संख्या ए है और इसके वर्ग का योग मतलब ए का स्क्वायर, यही होगा भाई। एक धन पूर्णांक और उसके वर्ग का योग पहली 3 अभाज्य संख्या। अब शुरू के 3 अभाज्य संख्या कौन कौन से हैं, तो आप कहोगे पहला भाज्य संख्या होता है 2, फिर दूसरा भाज्य संख्या 3, और तीसरा भाज्य संख्या होता है 5। इन्हीं तीनों का आपस में गुणा बोला गया है, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। तो मैंने कहा यहाँ पर यदि a प्लस ए का स्क्वायर कर देते हैं, तो आप देख पाओगे कि 2 3 6 और 6 पंचे 30 होता है। ठीक है भाई, इसका मतलब मैं समझ गया कि वर्ग और उसका योग है। इसका मतलब मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि ध्यान समझना, 5 और 25 हो रहा है भाई, 5 और 5 का वर्ग। क्लियर है। तो ए की वैल्यू फिर किसके बराबर होगा, तो मैं समझ गया कि 5 के बराबर होगा। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी जो है, ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिएगा अगला सवाल, एक भाजक भागफल का 15 गुना और शेष फल का 3 गुना है। यदि शेष फल 40 है तो भाज्य ज्ञात करना है। हमको ये बोल दिया गया कि भाजक जो है वो भागफल का 15 गुना है। हमेशा चीज याद रखना, एक चीज ये होता है अंदर वाला भाज्य, ये भाजक होता है, ये आपके पास भागफल होता है, और ये हमारे पास नीचे में शेषफल होता है। इतना क्लियर है। ठीक है भाई। अब ये बोला गया है कि भागफल का 15 गुना कौन है, भाजक। 15 गुना कहने का मतलब ये है कि यदि ये 1 है तब ये 15 होगा, 15 गुना मानते हो आप। ठीक है भाई, भागफल 1 तो उसका 15 गुना भाजक कितना होगा, 15 होगा। ठीक है। यदि शेष फल 40 है बोला गया है ना, और फिर बोला गया है भागफल का 15 गुना है और शेष फल का 3 गुना है। कौन शेष फल का 3 गुना है, ये भाजक। यदि ये 3 गुना है तो इसका मतलब ये 5 होगा, तब जाके आ गया भाई 5 का 3 गुना कितना होता है, 15। क्लियर है। और यहाँ पर शेष फल दिया कितना है, 40, मतलब मैं लिख सकता हूँ 5 की वैल्यू कितना है, 40। 5 की वैल्यू 40 है, इसका मतलब 1 की वैल्यू कितना होगा, आप कहोगे 8। मतलब भाजक आपके पास 8 है, और भाग ये भाजक कितना है, तो 5 का मान 40 है, तो 15 का मान कितना हो जाएगा, मैंने कहा 120 तो हो जाएगा। ठीक है भाई, इतना क्लियर है। अब बोला गया है भाज्य, तो भाज्य का फार्मूला क्या होता है, तो भाजक गुणित भागफल प्लस क्या करते हैं, शेषफल करते हैं। भाज्य बराबर क्या होता है, तो भाज्य बराबर होता है हमारे पास भाजक गुणित भागफल प्लस क्या होता है, शेषफल होता है। क्लियर है दोस्तों, यही होता है। अब भाजक कितना है, तो आप कहोगे भाई भाजक यहाँ पर हमारे पास 120 है, भागफल 8 है, और शेषफल कितना है, वो तो 40 है। 15 12 कितना होता है, 96। 960 में यदि मैं 40 जोड़ देता हूँ तो कितना हो जाएगा, ठीक है, तो आप कहोगे 1000 तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो भी आपके पास आंसर होगा भाज्य वो कितना होगा, 1000
ऑप्शन नंबर जो बी होगा मेरे प्यारे भाई, ये आपका क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा अगला सवाल। जब पूर्णांक n को 5 से विभाजित किया गया, कोई पूर्णांक हमारे पास n है, ठीक है, जब इसको 5 से विभाजित किया तो शेषफल कितना आ गया, 3 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो 8n को मान लो 5 से विभाजित किया जाए तो क्या प्राप्त हुआ। हमने क्या किए कि भाई 5 से भाग दिए n को, तो शेषफल कितना प्राप्त हो गया, बोला गया 3 प्राप्त हुआ। अब मुझे 8n को भाग देना है, भाई n को भाग देने पर 3 प्राप्त होता है, तो भाई 8n को भाग देने पर इतना तो प्राप्त होगा, 8 या 24, और 24 को यदि मैं 5 से भाग देता हूं तो 5 चौके 20, तो कितना शेष बच जाएगा मेरे प्यारे भाई, तो आप कहोगे 4 तो शेष बचेगा क्योंकि 24 था, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये हमारा क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिएगा अगला सवाल। जब किसी संख्या को 14 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 9 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या के वर्ग को 14 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। भाई एक चीज बताओ, जब मैं 14 से भाग दिया तो मुझे शेषफल कितना प्राप्त हो गया, 9 प्राप्त हो गया। अब उसके वर्ग को भाग देने से बजाय मैं उसके शेषफल का ही वर्ग कर देता हूँ, तो 9 का वर्ग कितना हो जाएगा, आप कहोगे 81, और 81 को 14 से भाग देंगे तो 14 5 70, बच जाएगा हमारे पास 11, तो कितना शेषफल बचेगा, हमारे पास 11 बचेगा। ऑप्शन नंबर जो ए होगा मेरे प्यारे दोस्त, ये आपका क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई। देखिएगा अगला सवाल, फिर बहुत सिंपल सवाल है। एक व्यक्ति 5 दिनों में 100 अंगूर खाता है, टोटल 5 दिनों में व्यक्ति 100 अंगूर खाता है। प्रत्येक दिन वह पहले दिन की तुलना में 6 अंगूर अधिक खाता है। उसने पहले दिन कितने अंगूर खाए। हमको इतना तो पता हो गया कि उस व्यक्ति ने टोटल कितने अंगूर खा लिए हैं, 5 दिनों में 100 अंगूर। भाई यदि 100 अंगूर को 5 दिन में खाता है तो औसत प्रतिदिन कितना खाता होगा, तो आप कहोगे भाई 20 के हिसाब से तो खाया है, क्योंकि डिफरेंट यहाँ पर क्या है, समान है ना भाई, क्योंकि हर अगले दिन वो 6 अंगूर एक्स्ट्रा खाता जाएगा, मतलब डिफरेंट कॉमन हो गया दोस्तों। और डिफरेंट कॉमन होते ही बीच वाला क्या होता है, आपके पास औसत होता है, तो बीच में क्या है आपके पास ये, तो ये होगा 20। इसका मतलब उससे पहले दिन 6 कम खाया होगा, मतलब 14, उससे और पहले दिन 6 कम खाया होगा, मतलब 8। तो शुरू में उसने टोटल कितने अंगूर खाया था, 8 अंगूर। ऑप्शन नंबर जो पहला होगा ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। आज का क्लास यदि पसंद आया हो तो फटाफट सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। क्लियर है दोस्तों, और कमेंट तो करना ही है। ठीक है, धन्यवाद।